अस्सलाम वालेकुम। हम हार्ट की मॉर्फोलॉजी कवर करेंगे और इस वीडियो का मकसद ये है कि जो सारी मॉर्फोलॉजीज़ जो कि पास्ट यूएचएस के अंदर आई हुई हैं हमने उनको कवर करना है, ठीक है। और पैटर्न इसका ये होगा कि कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर बेसिकली डायग्राम्स इस बुक में अच्छी हैं, सो आई एम यूजिंग दिस बुक। अदरवाइज़ साथ में जो आपको एडिशनल पॉइंट्स बता रही होंगी दे आर कम्प्लीटली फ्रॉम बिग रॉबिन्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट में हार्ट शुरू करते हैं। हार्ट में लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट, इसकी मॉर्फोलॉजी कहीं नहीं पूछी हुई। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की पूछी हुई है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की पूछी हुई है और कार्डियोमायोपैथी की भी नहीं पूछी हुई। एमआई की यही वाली मॉर्फोलॉजी लिखते हैं, ठीक है। वो जो टेबल आपने याद किया हुआ है ना, जो यूक्यूबी है, मॉर्फोलॉजिकल फ़ीचर्स आएँ तो आपने वही लिखना होता है जो ये टाइम के अकॉर्डिंग वाले फ़ीचर्स होते हैं, ठीक है। बस यही कुछ है इसमें। शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसको देखते हैं टेबल को। टेबल में को अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेना, हम ये कहते हैं कि 4 घंटे से पहले कोई चेंज नहीं हो रही, ना ग्रॉस ना मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। बस हाफ आवर से लेके 4th आवर तक वेवी फाइबर्स बन रहे हैं, ठीक है, वो भी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स पे। 4th आवर से लेके 24 आवर्स तक अगर हम इन दोनों को मिला लें तो उसके अंदर डार्क मोटलिंग है, उसके अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है और कंट्रैक्शन बैंड्स हैं, ठीक है। यानी आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि डार्क डिस्कलरेशन और मोटलिंग तो है ही, अदरवाइज साथ उसके क्या चीज़ मौजूद है इसमें, ग्रॉस फीचर्स के अंदर तो डार्क मॉटलिंग प्रेजेंट हो गई ना, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपी पर देखो तो वहाँ पर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, कंट्रैक्शन बैंड्स होंगे, उसके अलावा पिक्नोटिक अपीयरेंस होगी और एओसिनोफिलिया होगा। तो यहाँ पर जो 4 to 24 और है, आपने उसका निमोनिक याद रखना है PEC, पिक्नोटिक अपीयरेंस, एओसिनोफिलिया, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एंड कंट्रैक्शन बैंड्स, ठीक है। बाकी डार्क मॉटलिंग आपको याद रहेगा इंशाल्लाह। फिर 1 से लेके 3rd डे तक येलो पैलर होता है। पहले डार्क डिस्कलरेशन या मॉटलिंग थी, उसके बाद येलो पैलर हो जाता है, ठीक है। येलो पैलर जब है ग्रॉसली तो माइक्रोस्कोपिकली सबसे पहला सेल जो आना होता है वहाँ पर वो न्यूट्रोफिल आता है, फिर उसके बाद मैक्रोफेजेस आते हैं। ये आपसे पूछा जाता है, अपनी याद रखने किस दिन में न्यूट्रोफिल आ रहा है और कब मैक्रोफेज आ रहा है। तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल आना लग जाते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपी पर इधर न्यूट्रोफिल आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस ऑफ न्यूक्लिया हो जाता है, लॉस ऑफ स्ट्राइएशंस हो जाता है और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाता है। तो 3N हो गए ना, नेक्रोसिस, न्यूक्लिया एंड न्यूट्रोफिल्स। तो 1 से 3 डे तक आपने 3N याद रखनी है। उसके बाद फिर 3 to 7 डे में अगर हम देखें तो उसमें, या 4 to 7 डे आप कर लिया, 3 to 7 डे, उसमें ना हाइपरीमिक बॉर्डर्स होते हैं, सेंट्रल येलो टैन सरफेस होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखो तो वहाँ पर मैक्रोफेजेस और फेगोसाइट्स तो मौजूद होती हैं, वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हो रही होती है इन मायोफाइबर्स की, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हो रही है इन फाइबर्स की, और फिर जो डेड सेल्स बन रहे हैं ना इन फाइबर्स की डिसइंटीग्रेशन की वजह से, उन डेड सेल्स के लिए वहाँ पर फेगोसाइट्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, इस ऐप में एक्चुअली पॉइंटर नहीं है और दूसरी ऐप में जाऊँगी तो उसमें वो वाले फीचर्स नहीं है जो मुझे इस ऐप के चाहिए, तो लेट्स जस्ट डू इट विदाउट पॉइंटर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई होप दैट आई एम बीइंग सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग इट, ठीक है। सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया 4 to 7 डे तक, ठीक है। फिर हम आते हैं 1 से 3 वीक तक। क्या होता है 1 से 3 वीक के अंदर? रेड बॉर्डर्स बन जाते हैं और ग्रैनुलेशन टिश्यू बन जाता है ग्रॉसली, ठीक है। ग्रैनुलेशन टिश्यू मतलब एज ऑफ इन्फार्क्ट से एंटर हो रहा होता है, रेड बॉर्डर्स इमर्ज कर रहे होते हैं। अब अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें इस दौरानिया में, माइक्रोस्कोपिकली यहाँ पर कोई ख़ास अपीयरेंस नहीं आ रही होती है, जस्ट के फेगोसाइटोसिस बहुत ज़्यादा वेल डेवलप हो जाएगी, वहाँ पर ग्रैनुलेशन टिश्यू आ जाएगा, वही चीज़ें, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताई थी कि ग्रैनुलेशन टिश्यू आ जाएगा, ये थोड़ा सा हमें ग्रॉस पे भी नज़र आ रहा होता है, रेड बॉर्डर्स भी ग्रॉस पे नज़र आ रहे होते हैं। बस फिर जो माइक्रोस्कोपी होती है उसमें यही होता है कि आपको प्लम फाइब्रोब्लास्ट नज़र आ रहे होते हैं, कोलेजन नज़र आ रहे होते हैं। ग्रैनुलेशन टिश्यू के साथ ये चीज़ें आएंगी ना तो आपको प्लम फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन नज़र आ रही होती है। जब 1 मंथ से ज़्यादा हो जाते हैं ना तो वहाँ पर आपको ग्रॉसली वाइट स्कार ग्रे कलर का नज़र आ रहा होता है और आपको माइक्रोस्कोपिकली फाइब्रोसिस, कोलेजन डेपोजिशन नज़र आ रही होती है, ठीक है। सो ये भी फाइबर उसने दिखाए हुए हैं आपको और ये सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं ऊपर, पहले कर लेते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में आपने जो निमोनिक याद रखना है ना वो है WMACBT, WMACBT।
सॉरी नॉट डब्ल्यू, वी मैक बी टी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना ग्रॉसली वो क्या बता, अब इसमें एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ के हिसाब से उसने किया हुआ है अलग अलग, ठीक है। क्रॉनिक के अंदर फिश माउथ और मैकेलम बन रहे होते हैं, बाकी एक्यूट के अंदर बन रहे होते हैं। बट एनीवेज इसमें आपने यही चीज़ें बतानी होती हैं कि देखो इसके अंदर मल्टीपल चीज़ों की अपेयरेंस हो रही है। सबसे पहले तो जो है आपने पेरिकार्डियम से ही शुरू करना है। आपने कहना है कि वहाँ पर फाइब्रिनस एक्सुडेट मौजूद होता है, उसका प्रॉपर सीक्वल होता है। वो रिजॉल्व जब करना शुरू करता है तो वहाँ पर एस ऑफ बॉडीज़ बन जाती हैं। एस ऑफ बॉडीज़ क्या होती हैं कि वहाँ जब फोकाए बन जाते हैं ना, मतलब मसला क्या हुआ रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में, पेरिकार्डियम डैमेज है। पेरिकार्डियम को सुधारने के लिए और उसको फिर हील करने के लिए वहाँ पर सारा हीलिंग एंड रिपेयर हो रही है, उसकी वजह से फाइब्रिनस एक्सुडेट वहाँ पर मौजूद है। और जब वो फर्दर रिजॉल्व करने की तरफ जाता है तो वहाँ पर एस ऑफ बॉडीज़ बन जाती हैं स्कैटर्ड, ठीक है। और ये स्कैटर्ड बॉडीज़ जो होती हैं दे आर बेसिकली फोकाई ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एस ऑफ बॉडीज़ को आपने याद रखना है, दे आर फोकाई ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, आपका पहली चीज़ हो गई। और ये पैथोग्नोमिक साइन होती है इसका, प्राइमरली टी लिम्फोसाइट्स, और उसके अलावा भी बाकी कुछ सेल्स आ जाते हैं जैसे कि प्लाज्मा सेल्स हैं, प्लम मैक्रोफेजेस वगैरह। जब ये सारे चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर तो हम फिर इन्हें एनेट्स्काउसाइनस कहते हैं, ठीक हो गया। तो एनेट्स्काउसाइनस या एनेट्स्काउ सेल्स में foci of T lymphocytes are basically accompanied by plasma cells, plump cells और plump activated macrophages और T lymphocytes, ठीक है। प्लाज्मा, प्लम्प एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट्स, ये तीनों मिला के एनेट्स्काउसाइनस बनाते हैं। और अकेले जो फोकाई ऑफ टी लिम्फोसाइट्स हैं वो एस्क ऑफ बॉडीज़ हैं। आपके 2A हो गए। उसके बाद आपके पास कैटरपिलर सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं जिनकी अभी हमने बात की एनेट्स्काउ सेल्स, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है। और न्यूक्लिया की बात करें तो वो राउंड टू ओवल होता है। क्रोमेटिन की बात करें तो वो सेंट्रल होता है, सिलेंडर सा होता है। तो इसकी वजह से जो सेल्स की अपीयरेंस होती है वो वेवी, रिबन लाइक, सिलेंडर सी, कैटरपिलर सेल्स उन्हें कहते हैं इस वजह से, ठीक है। ओवल सा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, सिलेंडर सा क्रोमेटिन है, तो कैटरपिलर सेल्स बन जाते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो वैल्व इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वहाँ पर वेजिटेशंस बन जाती हैं, वहाँ पर नेक्रोटिक फोकाई बन जाती हैं, वहाँ पर लाइन ऑफ क्लोयर बन जाती हैं जिन्हें वेरुकाई कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके एक्यूट में आ गई। वी मैक मैं जो कह रही थी, वी स्टैंड्स फॉर वेरुकाई, एम स्टैंड्स फॉर मैकेलम प्लैक्स, ए स्टैंड्स फॉर एस्क ऑफ बॉडीज़ एंड एनेट्स्काउसाइनस, एंड सी स्टैंड्स फॉर कैटरपिलर सेल्स। और एंड पर टी एंड बी मैंने कहा था, टी में स्टैंड्स फॉर कि वहाँ पर टेंडिनस कॉर्ड्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, एंड बी स्टैंड्स फॉर बटन होल स्टेनोसिस, ठीक है। अच्छा, अब हम मैकेलम प्लैक्स की बात करते हैं। मैकेलम प्लैक्स बेसिकली इरेगुलर थिकनिंग होती है जो कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम के अंदर हो रही होती है। सब एंडोकार्डियल लेयन होता है, इरेगुलर थिकनिंग होती है, जस्ट दैट। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि लीफलेट की भी थिकनिंग हुई होती है, कमिश्नल फ्यूजन हुई होती है, और टेंडिनस कॉर्ड्स की भी थिकनिंग हुई होती है, ठीक है। बटन होल स्टेनोसिस या फिश माउथ स्टेनोसिस हम किस चीज़ को कहते हैं कि जब कॉर्डिया टेंडनाई की फ्यूजन हो जाती है और उसकी थिकनिंग हो जाती है, ठीक हो गया। ये सारा कुछ हो गया रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का। तो आपने इसको याद रख लिया VMAACTB से। आखिरी चीज़ आती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मैंने तो इस तरह से याद रखा हुआ है कि इसके अंदर कंप्लीट ABC का सीक्वेंस है, ठीक है। जैसे कि A स्टैंड्स फॉर एओर्टिक वॉल्व, आयोटिक वॉल्व और मेट्रियल वॉल्व इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है, लेकिन ट्राइकस्पिड तब इन्वॉल्व होता है जब IV ड्रग अब्यूज़र्स की बात आती है, ठीक है। तो ए से आयोटिक वैल्व इन्वॉल्व है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर बी आ गया अगला। बी से बनता है, यानी बी से बनता है एब्सेस, वहाँ पर एब्सेसेस मौजूद होती है जिसे रिंग एब्सेस कहते हैं, ठीक है। सी से वहाँ पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। डी से डिस्ट्रक्टिव लेगिन मौजूद होता है। ई से एरोजन मौजूद होती है, एम्बोलाइजेशन मौजूद होती है। एफ से वहाँ पर फाइब्रोसिस होती है। सी से सॉरी कैल्सिफिकेशन भी था, ठीक है। एफ से फाइब्रोसिस होती है। एफ से इसके अलावा फ्राइबल होता है, ये बल्कि होता है, ठीक है। और आई गेस जस्ट एफ तक ही है ये, ठीक है। तो इससे आपकी मोर, और फिर वी से वेजिटेशंस हैं, ठीक है, 1 और मोर वेजिटेशंस हो सकती हैं। तो ए फॉर एब्सेस, ए फॉर एओर्टिक वाल्व एंड मेट्रियल वाल्व, B for abscess, C for calcification and cells which could be inflammatory cells, बैक्टीरिया और ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी आ गए हैं।
D stands for destructive ligand, E stands for embolization, erosion and F stands for fibrosis, ठीक है, fibrin, और V stands for कि वेजिटेशंस मौजूद है। अच्छा जी, अब वेजिटेशंस जो होती हैं दे में भी सिंगल और मल्टीपल, दे कैन इन्वॉल्व वन वेल्व या किसी ज़्यादा वेल्व, और इसके अलावा एक्सूबरेंट वेजिटेशंस होती हैं, एडिमा और इन्फ्लेमेशन होती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। मेन चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताई कि आपने ए से लेके EF तक पूरा कर लेना है इसको, ठीक हो गया। यहाँ पर उन्होंने आपको दिखाया हुआ है वेल्व जिसके अंदर डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन अंदर पड़ी हुई है, क्वाड्रा टेंडनाए पड़े हुए हैं, पेपिलरी मसल्स दिखाए हुए हैं, वेजिटेशन लीफलेट पर उन्होंने दिखाई हुई है फ्रॉम द एट्रियल एस्पेक्ट। अगर आप देखो मोर और लेस यही था हार्ट में। हाइपरट्रॉफिक हार्ट जब होता है तो बनाना लाइक उसके अंदर लिखा होता है टर्म, और लिवर पोर्टल सिस्टम नटमैग लिवर बन जाता है। मोर और लेस दिस वाज इट।